सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 3 की क्विक शॉट के वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो आप सिलेबस पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस यूनिट 3 के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अलग अलग प्रिंसिपल्स और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जंप करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। जैसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको हम लोग स्ट्रक्चर्ड और एग्जीक्यूटेबल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर दें। साथ के साथ इसका मेन जो एम होता है वो इस चीज़ पे होता है कि जो हम सिस्टम बनाएंगे, अपने लिए डेवलप करेंगे, वो किस प्रकार से काम करेगा, हाउ विल इट वर्क इन द रियल टाइम बेसिस। व्हाट जो होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और भी इसके जो अलग अलग हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़े उनके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है ओवरऑल एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी और साथ के साथ स्केलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम को मेन एम करती है। जैसे जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बेसिक प्रिंसिपल्स हो सकते हैं उसके अंदर सबसे पहले आ सकता है किस तरीके से बेसिकली हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक होता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम लोग पूरे के पूरे ओवरऑल सिस्टम कैसे काम करेगा उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंट मॉड्यूल्स क्या होंगे और उनके बीच क्या रिलेशनशिप होगी। यानी ऐसे बोले तो हाई लेवल, ऐसे बोले तो ऊपर से ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती हैं, ये वाली चीज़ इससे रिलेटेड है, ये वाली चीज़ इससे रिलेटेड है। ये होता है आर्किटेक्चर का मतलब। तो ये होता है ना, आर्किटेक्चर का मतलब ये थोड़ी होता है कि हमने घर बनाया, घर के अंदर क्या कहाँ चीज़ें रखी जाएंगी, वो सब नहीं। बेसिक हम ये बनाते हैं तो कि एक रूम कहाँ होगा, दूसरा रूम कहाँ होगा, किस तरीके से आर्किटेक्चर। तो ऊपर ऊपर बोलें आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का तो सिंपल मतलब ये हो गया, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हम लोग क्या पता करेंगे कि हम लोग कैसे डिसीजन बना सकते हैं, क्या सारे रिस्क हो सकते हैं, इन चीज़ को कहाँ रखना है, उस चीज़ को कहाँ रखना है, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा अलग अलग चीज़ों के बीच में। अब हम लोग लो लेवल डिज़ाइन यानी सेकंड मेथडोलॉजी की बात करें, जिसको केएलएलडी बोल सकते हैं। तो लो लेवल डिज़ाइन के अंदर हम लोग का मेन एम होता है कि जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर बेसिकली हम लोग जंप करेंगे, डीप डाइव करेंगे कि उनकी फंक्शनलिटी क्या हो सकती है, कैसे वो काम करेंगे, उनका लॉजिक क्या होगा। इसके अंदर अलग अलग तरीके का डेटा स्ट्रक्चर्स और सूडो कोड का हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब समझो कि हमने पहले ढांचा बनाया, फिर उसके अंदर हमने ये समझा कि इस चीज़ के अंदर जब हम पिप इन करेंगे, देखेंगे, तो पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें इसके लिए नीड होंगी। तो समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम लोगों के पास डेवलपर आएंगे तो वो लो लेवल डिजाइंस का यूज करके एक्चुअल कोडिंग फेज के अंदर जो सिस्टम को डेवलप करना चाहें उसके लिए यूज कर सकते हैं। देखो, अब मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है? मॉड्यूलराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि हम लोग मेंटेन सॉफ्टवेयर करने पर हम लोग फोकस कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जैसे मान लो कोई भी प्रॉब्लम आया तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को देखने की बजाय हम लोग किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पर जाएंगे और उसको हम देख सकते हैं। जिसकी वजह से जो मॉड्यूलराइजेशन होता है वो जो टेस्टिंग एंड डिबगिंग, डिबगिंग का मतलब होता है कि फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली फिक्स कर सकते हैं एरर्स को। जिसकी वजह से होगा क्या कि मॉड्यूलराइजेशन ओवरऑल हमें हेल्प करेगा अलग अलग कोड के कंपोनेंट्स को रीयूज करने में अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर। डिज़ाइन स्ट्रक्चर चार्ट की बात करें तो ये सिंपल क्या होते हैं, जो मॉड्यूलराइजेशन के अंदर हमने बताया कि ये हमारा कंपोनेंट ऐसे होगा, ऐसे ऐसे फंक्शनलिटी करेगा, इसके अंदर ये मॉड्यूल्स होंगे, इन मॉड्यूल्स का ये काम होगा। उसको जब हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं तो उसको बोलते हैं डिज़ाइन स्ट्रक्चर चार्ट्स। जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में डायरेक्ट कॉलिंग रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। यानी जो प्रोसेस है वो कौन से काम करेगा, इनपुट जो होगा वो कौन से काम करेगा, तो उनकी ओवरऑल फंक्शनलिटी को हम लोग शो कर सकते हैं। मैंने कई बार ये रिपीट किया कि वन पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो जब हमने पिक्चर बना दिया ना, तो ये हमें टॉप डाउन सिस्टम आर्किटेक्चर को विजुअलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। कि जैसे ऐसे समझो फैमिली ट्री होती है कि दादा, उसके बाद पापा, उसके बाद मम्मी। तो सिंपली हम लोग जब ऊपर से देखेंगे तो हम लोग ये बताएंगे कि हम किसके बेटे हैं, या हमारे पापा कौन है, या पापा के पापा कौन है। तो सिंपल डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट यही करते हैं, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर के लिए फैमिली ट्री डेवलप करने में मदद करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि मेन सिस्टम जो है उसके अंदर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब प्रोसेस जो है वो सॉफ्टवेयर जैसे हम डेवलप कर रहे हैं तो उसका मेन प्रोसेस क्या है, कैलकुलेट करना या फिर फॉर्मेटिंग करना, ये सारी चीज़ें। तो मॉड्यूलराइजेशन और डिज़ाइन स्ट्रक्चर चार्ट्स को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ये टॉपिक मेरे को थोड़ा कंफ्यूज करती है तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। सूडो कोड और फ्लो चार्ट। देखो, सूडो कोड कोड जो होता है वो बेसिकली एक इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है लॉजिक का। हम लोग इंग्लिश के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर जिस भी लैंग्वेज के अंदर हम लोग चाहें उसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है और ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है। जबकि ऐसे समझे तो ये क्या करता है, हमारा जो लॉजिक है उसको हमारे इंग्लिश से रिलेट करता है। कहने का मतलब क्या है कि जो हम एक्चुअल कोड लिखने वाले हैं उसको हम लोग इंग्लिश से रिलेट करेंगे।
तो हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लो कि इफ़ 2 इज लेस देन 3 ऐसे हमने लिखा, देन जंप ऑन टू दिस स्टेटमेंट और एल्स ऐसे जंप ऑन टू दिस स्टेटमेंट। तो सूडो कोड सिंपल ये होता है, एक प्रकार का कोड जो कि हमने खुद के हिसाब से लिख रखा है, कंप्यूटर को समझाने के लिए नहीं, खुद को समझाने के लिए। जबकि फ्लो चार्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो फिर यहाँ पर आता है वन पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोग डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। डायग्राम जो होते हैं वो ओवरऑल बहुत बेहतरीन तरीके होते हैं हमारे ओवरऑल लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसीलिए मैं डायग्राम्स बना करके भी देता हूँ, क्योंकि उससे हम लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेस टाइम के अंदर कन्वे कर सकते हैं। जैसे फ्लो चार्ट के अंदर हम लोग ओवल स्टार्ट के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे, रेक्टेंगल जो होगा वो प्रोसेसेस शो करने के लिए यूज करेंगे, और जो डायमंड होगा वो रिलेशनशिप शो करने के लिए या फिर डिसीजन शो करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि हमने स्टार्ट किया, रेक्टेंगल के अंदर हमने रीड प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, फिर हमने डिसीजन लिया कि एन अगर ग्रेटर देन 0 है तो नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर एन लेस देन 0 आता है, एन बेसिकली लेस देन 0 आता है तो उसके केस में फॉल्स हो जाएगा, यानी हम लोग एंड कर देंगे प्रोसेस को। कपलिंग, कपलिंग क्या होता है, ऐसे समझो कि तुमने एक आदमी से रास्ता पूछा, उसने बोला कि वहाँ से राइट मुड़िए, फिर वहाँ आप पहुँच जाए तो वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाइएगा, फिर वहाँ से आप राइट मुड़ जाइएगा, फिर आप वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाइएगा। मैंने क्या बोला, मैं खुद कन्फ्यूज हो गया, आप तो कन्फ्यूज हो ही जाएंगे। तो कपलिंग यही होता है कि रिलायंस जो होता है, जिस डिपेंडेंस किसी के ऊपर वो बहुत कम हो। जितना ज़्यादा डिपेंडेंस किसी के ऊपर कम होगा उतना ज़्यादा मॉड्यूल्स के बीच में बेटर होगा। ये लाइफ पे भी ओवरऑल डिपेंडेंट है। यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ फॉर योर टास्क, फॉर योर वर्क, ये सारी चीज़ें। फिलोसफी की बात बाद में। तो जितनी ज़्यादा कपलिंग कम होगी उतना ज़्यादा डिजाइन बेटर होगा, वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसके टाइप्स जो हो सकते हैं, सबसे वर्स्ट होता है कंटेंट, फिर आता है कॉमन, फिर आता है कंट्रोल, फिर स्टैम्प और फिर डेटा। हमेशा डेटा कपलिंग के लिए ही एम करना होता है, क्योंकि डेटा कपलिंग क्या होती है, बेस्ट होती है। यहाँ पर जैसे लिखा गया है, हाई कपलिंग हमारे लिए बैड होती है। कोहेसन की बात करें तो कोहेसन बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो मॉड्यूल है, सिंगल मॉड्यूल, उसके बीच में इंटरनल स्ट्रेंथ को मेजर करता है। यानी ऐसे बोले तो उस सिंगल मॉड्यूल के अंदर कितना ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर कंपोनेंट्स डिपेंडेंट है। तो जितना ज़्यादा कोहेसन होगा ना, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर डिजाइन हो जाएगा। ऐसे समझो कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं, हमने किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फिक्स किया, तो अब उसकी वजह से अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर भी अगर प्रॉब्लम आया होगा, उसकी उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की वजह से उस मॉड्यूल के अंदर, तो वो सारे प्रॉब्लम से फिक्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या किया गया है कि एक पर्टिकुलर थिंग को परफेक्टली करो, वो काफ़ी है कोहेसन के अंदर। कोहेसन को मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रेंथ इनसाइड अ सिंगल मॉड्यूल। इसके टाइप की बात करें तो सबसे फर्स्ट होता है कोइंसिडेंटल, फिर आता है लॉजिकल, फिर टेम्पोरल, फिर प्रोसीजरल, फिर कम्युनिकेशनल, सिक्वेंशियल और फंक्शनल। फंक्शनल जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो कपलिंग कम और कोहेसन ज़्यादा। डिजाइन टेक्निक्स के अंदर फंक्शन ओरिएंटेड भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आता है। फंक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि हमारा सिस्टम जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है प्रोसेसेस या फिर फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम्स बना सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर चार्ट्स का यूज कर सकते हैं, और ये एक टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो होता है उसके अंदर हम लोग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जावा में पढ़ा होगा हमें, यहाँ पर भी इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स अचीव होते हैं जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पे वर्क कर रहे होते हैं तब, जिसकी वजह से हमें एक फ्लेक्सिबल, रीयूजेबल कोड और बेटर कोड मिलता है, जिसको कि हम लोग मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। टॉप डाउन डिज़ाइन की बात करें तो टॉप डाउन डिज़ाइन जो होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं और प्रोग्रेसिवली उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक करते जाते हैं, जिसके कारण ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है और हम लोग उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि जैसे हमने बड़ी चीज़ों पर तो फोकस किया, लेकिन छोटे मॉड्यूल्स जो हो सकते हैं उनके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, कुछ एरर्स आ सकते हैं। इनिशियली उनको हम लोग फिक्स कर सकते हैं टेस्टिंग और डिबगिंग के थ्रू। जबकि बॉटम अप डिज़ाइन क्या होता है कि हम लोग एक ब्रिक बाय ब्रिक स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करेंगे, यानी एक लो लेवल स्मॉल मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स कंप्लीट सिस्टम को फॉर्म करेंगे। अब देखो, इसके अंदर हम लोगों ने छोटे मॉड्यूल से स्टार्ट किया है तो हमारे एक मॉड्यूल के बारे में हमें आइडिया होगा। अब उस मॉड्यूल को क्या कर सकते हैं, अगर आगे कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उसको यूज भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसके अंदर हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में शायद हमें ये भी पता ना हो कि हम लोग क्या बना रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता चला जाएगा कि हम लोग सही रास्ते पर हैं या नहीं। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन जो कि हमने पहले पढ़ रखा है। देखो, अब सॉफ्टवेयर मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग, ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की साइज़ क्या होगी, उसके अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और उसकी क्वालिटी क्या होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा और प्रोजेक्ट की प्लानिंग हम लोग प्रॉपर्ली कर सकते हैं।
इसके ब्रॉडर टाइप्स की बात करें तो एक होता है साइज ओरिएंटेड, जिसको कि लाइन ऑफ कोड बोल सकते हैं हम लोग। एक होता है फंक्शन ओरिएंटेड, जिसको कि हम लोग फंक्शन पॉइंट एफपी बोल सकते हैं। सबसे पहले साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स यानी कि लाइन ऑफ कोड वाले की बात करें तो ये हाईली डिपेंडेंट होता है लाइन ऑफ कोड के ऊपर। अब यहीं से तुम ये समझो या फिर आप ये समझिए कि अलग अलग एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर अलग अलग कोडिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर जब हम कोड प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वो सेम लाइन के तो नहीं होंगे, अलग अलग लाइन के होंगे, क्योंकि लॉजिक अलग अलग होता है ना। पाइथन के अंदर जो कोड है उसी लैंग्वेज के अंदर काम करता नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स की जो अप्रोच है, मैट्रिक्स में मेजरमेंट टेक्निक है, वो हाईली लैंग्वेज डिपेंडेंट होती है, यानी लैंग्वेज के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। हालांकि ये काफ़ी इजी होती है कैलकुलेशन के लिए, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि एफिशिएंट कोडिंग को अवॉइड करती है। और इसका जो मेन जो एडवांटेज आता है वो यूजर या फिर जो प्रिपेयर कर रहा होता है उसको नहीं जाता है, कौन से कोडिंग सॉफ्टवेयर का आप यूज कर रहे होते हैं उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है ये। जिसकी वजह से ऐसे बोले तो ये एक्यूरेट मेजर नहीं होता है डेवलपर की प्रोडक्टिविटी की। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स के अंदर जो सारी टेक्निक हमने अभी तक पढ़ी, जैसे हमने पहले कुछ टेक्निक्स के बारे में समझा जिसके अंदर बेसिक जो मेन एम था वो लाइन ऑफ कोड पे था, लेकिन अब जो हमारा मेन एम है वो अलग अलग चीज़ों पे है। जैसे हॉलस्टिड सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है, इसका मेन एम होता है कि हमने कितने डिफरेंट ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स अपने एक्सप्रेशन के अंदर या फिर अपने कोड के अंदर यूज किया। ठीक है, तो इसका ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने का जो तरीका होता है वो किसी पर डिपेंडेंट है, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड पे। और इसके थ्रू जो हम लोग मेजर कर सकते हैं वो प्रोग्राम की ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी और एस्टिमेटेड एफर्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने मेजरमेंट और मैट्रिक्स के अंदर टेक्निक्स यही पढ़ा कि हम लोग एफर्ट या फिर टाइम या फिर कॉस्ट कितना लगेगा इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ डेराइव्ड मैट्रिक्स को यूज करते हैं, जैसे कि प्रोग्राम का कितना वॉल्यूम है या फिर उसकी डिफ़िकल्टी क्या है, इन सारी चीज़ों को भी ये यूज कर सकते हैं हॉलस्टिड सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। फंक्शन पॉइंट की बात करें तो ये जो मेन इनका एम होता है वो तो मेजरमेंट का होता है, लेकिन ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं यूजर की रिक्वेस्टेड फंक्शनैलिटी के ऊपर। ये थोड़ा बेहतरीन है, ये हमने उसके अंदर पढ़ा है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। ये लाइन्स ऑफ कोड पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये थोड़ा बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर जो मेन पैरामीटर्स हैं वो ये हैं। मैंने इसको एसपीएम के अंदर भी कराया है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अंदर एक डायग्राम होता है जिसके अंदर हम लोग इनपुट डाल सकते हैं, आउटपुट डाल सकते हैं, इंक्वायरी, लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स भी डाल सकते हैं, जिसका यूज करके हम लोग ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी मेजर कर सकते हैं, जिसके थ्रू वहीं एफर्ट, टाइम, कॉस्ट, इन सारी चीज़ों को एस्टिमेट कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स है उसके अंदर हम लोग दो टेक्निक और समझ लेते हैं। एक है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि मेनली फंक्शन पॉइंट मेथड पे डिपेंडेंट होती है, ऐसे बोल सकते हैं। और एक होता है कंट्रोल फ्लो ग्राफ, जिसके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं किस चीज़ को, कि जो हमारी सिस्टम है उसके अंदर कितनी डिफिकल्टी है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझते हैं। ये बेसिकली नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स हमारे प्रोग्राम के अंदर कितने हैं उसको मेजर करती है। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जितने कम, ऐसे बोले तो डिपेंडेंट पाथ्स होंगे उतना ही हमारे लिए बेटर होगा, और जितने ज़्यादा डिपेंडेंट पाथ्स हो जाएंगे, समझ रहे हो बात को, डिपेंडेंट जब ज़्यादा होंगे तो इंडिपेंडेंट कम होंगे, तो इसका मतलब हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, हार्डर टू टेस्ट हो जाएगा। इसके अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है VG इज इक्वल टू E-N+2, जिसके थ्रू हम लोग नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स को हम लोग मेजर कर पाएंगे। ऐसे सिंपल याद रखना कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम लोग को एक डायग्राम के थ्रू कंप्यूट करना होगा, और जब हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल फ्लो ग्राफ को यूज करते हैं, जहाँ पर कि नोट्स जो होती हैं वो स्टेटमेंट को शो करती हैं और एजेस जो होती हैं वो कंट्रोल के फ्लो को शो करती हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके शो किया गया है, यहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अभी नोट्स दी गई हैं, तो इसके लिए हम लोग साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी यूज करेंगे। देखो, तो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स, तो एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हो, वरना देखो 2 इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 5 पहला, या फिर 1 2 4 5 दूसरा। तो ये हो गया। अब हम लोग फॉर्मूले के थ्रू अगर चेक करें तो हमारे पास 5 नोड हैं और 5 एजेस हैं हमारे पास। तो VG इज इक्वल टू E-N+2 जब हम लोग कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 ओनली, दैट इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स इज इक्वल टू 2। अगर ये बढ़ के 20 हो जाएंगे तो हमारे लिए वो सॉफ्टवेयर जो हो जाएगा वो हार्ड हो जाएगा टेस्ट करने के लिए। आ रही है बात समझ में? थैंक यू अलॉट अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो। ये इस पूरे के पूरे चैप्टर की समरी आपको एक PDF के पेज के थ्रू मिल जाएगी, और इस PDF को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।